हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में भी वहाँ पर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक हम लोग रिएक्शन लेते हैं, ए से प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मान लीजिए कि ए का एन मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एन क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टाइम टू टाइम क्या होगा? टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहां पर अगर हम इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के रूप में लिख रहे हैं तो नेगेटिव डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए by dt is equal to k into concentration of a to the power n, जहां पर n क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हो गया nth ऑर्डर का। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमें फिलहाल पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। तो हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जहां पर एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म एक ही है। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन से हम क्या लेंगे? d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। तो यहां से इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के लिए एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा, जिससे हमें उस रिएक्शन के काइनेटिक्स को भी समझने में हेल्प मिलेगा, एट द सेम टाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल के लिए आप देखिए वेरिएबल पैरामीटर कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए है और टाइम टी है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरिएबल है और टाइम टी वेरिएबल है, क्योंकि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है और टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो वेरिएबल पैरामीटर्स कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए है और टाइम टी है। तो हम लोग सेम वेरिएबल्स को एक साथ ला रहे हैं। तो यहां पर डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी। अब इस इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहां पर लिमिट्स बैठाना पड़ेगा। तो लिमिट्स क्या है? अगर मेरा टाइम रहता है टाइम और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A0 है। एट टाइम t इक्वल टू t में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A हो गया। दैट मीन्स यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स पुट करते हैं तो क्या आएगा? यहां पर नेगेटिव इंटीग्रेशन साइन d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a बाई कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। k चूंकि रेट कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहता है हर एक रिएक्शन के लिए, इसलिए वो वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 में मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 है और एट टाइम t इक्वल टू t में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? A है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा। लेट अस सी दैट। ये मैं मिटा रहा हूं इधर वाला।
अच्छा, अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या होता है, ln x होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगा, ln a आएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसके बाद का ये स्टेप क्या होगा, ln नेगेटिव साइन, ln कंसंट्रेशन ऑफ a और उसके लिमिट a0 से a इज इक्वल टू के टी माइनस 0, डायरेक्ट पुट कर दिया। तो यहां से क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln a माइनस ln a0 इज इक्वल टू के टी, इधर मैंने डायरेक्ट किया है। अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा इक्वेशन, ln a0 माइनस ln a इज इक्वल टू के टी, ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें वेरिएबल पैरामीटर कौन कौन सा है, वेरिएबल पैरामीटर ये है और टाइम वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हम इसको वेरिएबल पैरामीटर्स को इस हिसाब से सेट करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आ जाए तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। लेट अस सी, तो हम वेरिएबल पैरामीटर को इस हिसाब से सेट करेंगे कि मेरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, ताकि हम उसका ग्राफ समझ सकेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स का। देखिए यहां पर अगर हम ln a0 इसको इधर लाते हैं माइनस के टी, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ln a। इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, ln a इज इक्वल टू ln a0 माइनस के टी। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में इसको सेट करते हैं, ये मेरा y है, ये मेरा इंटरसेप्ट है, यहाँ पर k मेरा स्लोप है और t क्या है, वेरिएबल x है। तो यहाँ पर मेरा ग्राफ आएगा, कैसे मिटा रहा हूँ ये ln a और इधर टाइम t, इधर ln a। यहां पर हमको नेगेटिव स्लोप मिल रहा है तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा। ठीक है, जहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का जो इंटरसेप्ट होगा वो मेरा होगा ln a0, इंटरसेप्ट हो गया। और स्लोप से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्लोप से रेट कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये एक फॉर्म हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को समझने के लिए और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझने के लिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। सब मिटा रहा हूं। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो इसको हम लोग इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू ln, लॉग का प्रॉपर्टी के अनुसार ln a0 बाई a। तो ये भी एक फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम अगर ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, आप देखिए यहां पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ये पूरा मेरा हो जाएगा y और ये हो जाएगा x और k हो जाएगा स्लोप। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ करते हैं तो क्या मिलेगा,
ln A0 बाई A और इधर टाइम t। तो यहां से ऑब्वियसली पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, जहां से स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा के। आप देख लीजिए इसको। नाउ एक और फॉर्म मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक और फॉर्म दिखा रहा हूं। यहां से जो हमने लिखा के टी इज इक्वल टू एल एन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं एल एन जो होता है ये ट्रू लॉग होता है, इसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग नॉर्मल लॉग होता है। तो यहां से अगर हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 log initial activity of the reactant by final activity of the reactant। तो यहां से एक और फॉर्म आ गया जहां पर K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log initial activity of reactant by final activity of reactant लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं वो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, ln A0 माइनस ln A इज इक्वल टू के टी, और लिख सकते हैं क्या, ln A0 ln A0 बाई A इज इक्वल टू के टी, और अगर हम माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, और माइनस अंदर डाल दें ln के प्रॉपर्टी के अनुसार, तो डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो यहाँ से ये आएगा माइनस के टी। अब ln टू दी बेस ई रहता है, तो देयर फोर ए बाई A0 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। देयर फोर ए इज इक्वल टू A0 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। ये एक फॉर्म आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहां पर अगर हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, इसका ग्राफ, तो क्या होगा, इधर टाइम होगा आपका और इधर कंसंट्रेशन ए होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो ए जो है एक्सपोनेंशियली फॉल होगा, एक्सपोनेंशियली फॉल होगा, ठीक है। जहां पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंडिकेट कर रहा है, एक्सपोनेंशियली फॉल होगा। हियर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द
completion of first order reaction. क्या क्या होगा इसके लिए हमको ये इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा कि वी नो दैट ln A0 बाई A इज इक्वल टू KT. ओके, अब ln टू द बेस e रहता है, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं A0 बाई A और A0 बाई A इज इक्वल टू e टू द पावर KT. Now the concentration of reactant decreases with the increase of time. The concentration of reactant decreases with increase of time. ठीक है, that means at the end of the reaction, the concentration of reactant कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0. तो अगर हम यहां पर इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ ए के जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहां से इंफिनिटी आएगा, समथिंग टू द पावर 0 इज इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी आ गया e टू द पावर KT. अब e टू द पावर इंफिनिटी होता है, तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं e टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू e टू द पावर KT, तो देयरफॉर क्या आएगा, KT इज इक्वल टू इंफिनिटी. देयरफॉर अच्छा, k कैन नॉट बी इंफिनिटी, देयरफॉर t इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो यहां पर क्या फाइंड आउट हुआ कि for the completion of first order reaction, the time required is equal to infinity. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है. कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो हम क्या जानते हैं, हम जानते ये हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल एक्टिविटी बाई फाइनल एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट. अच्छा, अब यहां पर टाइम है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. हम लोग हाफ लाइफ टाइम को क्या डिफाइन किए थे, कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion of reaction. That means the time at which 50% reactant has completed.
50% रिएक्टेंट हैज कंप्लीटेड, दैट मीन्स 50% रिएक्टेंट लेफ्ट है, अगर उस हिसाब से समझे तो हाफ लाइफ टाइम को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, टी हाफ करके। तो यहां पर एट टाइम टी इक्वल टू 0 में इनिशियल कंसंट्रेशन A0, एट टाइम टी इक्वल टू टी हाफ में यहां पर कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 50% ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, यही मेरा फाइनल कंसंट्रेशन है। तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल एक्टिविटी बाई फाइनल एक्टिविटी A0 बाई 2। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो A0 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2.303 बाई टी लॉग 2। अब लॉग 2 कितना होता है, 0.303 होता है लॉग 2। तो यहां पर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो 2.303 इंटू 0.303 बाई टी कितना आएगा। अच्छा, यहां पर टाइम टी हाफ बैठाएंगे, टाइम टी हाफ, तो कितना आ जाएगा पर 0.693 बाई टी हाफ। ओके, तो यहां पर मेरा इक्वेशन क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये आ गया। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि टी हाफ यहाँ पर इक्वेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, इसीलिए टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि nth हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट का बचा रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम के बाद 50% बचा रहेगा, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम के बाद फिर उसका 50%, थर्ड हाफ लाइफ टाइम फिर उसका 50%, यानी nth हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना अमाउंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बचा रहेगा वो हमें देखना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर टू कैलकुलेट द fractional amount of the concentration of reactant left after nth half lifetime, nth half lifetime, that means n into t हाफ, इतना के बाद कितना बचा रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि यहां पर टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0, एट टाइम t इक्वल टू टी हाफ में हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 बाई 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ। अगर सेकंड हाफ लाइफ के बारे में बोलते हैं तो ये मेरा फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ, फर्स्ट। सेकंड हाफ लाइफ, सेकंड, इसका हाफ बचेगा,
अगर थर्ड हाफ लाइफ लेके चलते हैं तो टाइम टी हाफ, थर्ड हाफ लाइफ में इसका और हाफ बचेगा, ये कितना आएगा A0/4। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं A0/2। तो अगर थर्ड हाफ लाइफ आएगा तो हम सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं A0/2⁻3। उसी तरह से अगर फोर्थ हाफ लाइफ आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं T हाफ, फोर्थ हाफ लाइफ, तो क्या आ जाएगा A0/2⁴। देयरफॉर अगर हम nth हाफ लाइफ के बारे में बोलते हैं तो nth हाफ लाइफ कितना आ जाएगा टी हाफ, nth हाफ लाइफ कितना आ जाएगा यहां पर A0/2n। तो यहां पर क्या आया हमारा कि द अमाउंट ऑफ reactant left after nth half life time is equal to A0/2n। nth हाफ लाइफ देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ में आ गया कि nth हाफ लाइफ का हम कैसे कंसिडरेशन करेंगे। nth हाफ लाइफ में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बचा रहेगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं और किस तरह हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम of a first order reaction is 15 minutes. Calculate the rate constant and time required for 80% completion of reaction। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हाफ लाइफ दिया हुआ है 15 मिनट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो K इज इक्वल टू 0.693/टी हाफ का वैल्यू 15 मिनट। तो यहाँ पर मिनट इनवर्स आ जाएगा आंसर। ओके, कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा 0.0462 मिनट इनवर्स। ये एक हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। तो यहाँ से मेरा रेट कांस्टेंट तो निकला ही हुआ है। यहाँ पर लेट A0 इनिशियली 100% है, 80% कंप्लीट हो चुका है। सिंस द रिएक्शन इज 80% completed, सो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, लेफ्ट अमाउंट रिएक्टेंट का 100 माइनस
80 दैट इज 20%। तो यहाँ पुट करेंगे T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल एक्टिविटी बाई फाइनल एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो 2.303 बाई के का वैल्यू कितना आया 0.0462 लॉग 100 बाई 20, तो कितना लॉग 5 आ जाएगा। 2.303 बाई 0.0462 लॉग 20/25 2.303 बाई 0.0462 लॉग 5 का वैल्यू 0.698 के आसपास आएगा। कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए। तो ये वैल्यू आएगा 34.79 टाइम मिनट में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 1 hour for 50% completion. How long will it take to reach 90% completion of the reaction? ओके, ये हमको सॉल्व करना है। तो यहां से सबसे पहले टाइम दिया हुआ है कितना 1 आवर। ठीक है, रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया 50% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहां से 50% कंप्लीट हो गया है, तो दैट मीन्स यहां से हम टी हाफ का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंस द रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। ठीक है, तो 50% कंप्लीटेड हो गया है, तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 100%, 100, और फाइनल कितना होना चाहिए 50%। दैट मीन्स यहाँ पर हमको ये जो टाइम दिया हुआ है ये क्या टाइम है, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ये क्या टाइम है, ये टी हाफ टाइम है। 1 आवर फॉर 50% यानी टी हाफ टाइम है, तो टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो के का यहाँ से वैल्यू निकलेगा 0.693 बाई टी हाफ का कितना वैल्यू है, यहाँ से 1 आवर बोला है, तो यहाँ आवर इनवर्स, तो 0.693 आवर इनवर्स आ जाएगा। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग, टाइम पूछ रहा है 90% कंप्लीशन होने के लिए। तो अगेन लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100% और 90% कंप्लीट हो चुका है, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस 90% दैट इज 10% बचेगा, चूंकि 90% कंप्लीट हो गया है। तो यहां से के टाइम पूछ रहा है t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट बाई फाइनल एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर 2.303 बाई के कितना आ जाएगा 0.693 आवर में है, लॉग ये 100 बाई 10, तो लॉग 10 1 होगा, तो 2.303 बाई 0.693 इंटू 1, ये कितना आएगा आवर में आएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3.33 आवर। ठीक है, देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास।
आज हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखे, हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट किया तो वो देखा, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स देखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन देखा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स का पार्ट 2 करेंगे, जहाँ पर हम लोग इसके स्पेसिफिक और जो IIT JEE में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल्स और उस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जरूर पार्ट 2 देखिएगा इसका, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का। तब तक के लिए बाय।